ठीक है, हेडिंग डालेंगे बोहर ये ड्रॉबैक्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट स्टैंड ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब आपका हो जाएगा हीलियम प्लस या बेरिलियम प्लस प्लस या लिथियम प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा, नहीं बेरिलियम नहीं, लिथियम प्लस प्लस ना, हाँ, फिर बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। इनमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इट स्टैंड ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट, इट कैनॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इट कैनॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उनका इन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, रटना नहीं है बच्चों, समझना है। जो भी हमने फॉर्मूले निकाले हैं सारे किसके लिए निकाले हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। वो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया था ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो उसी के बीच में हम लगा रहे थे, उसी से सारे फॉर्मूले डेवलप किए हैं। तो जब सारे फॉर्मूले उसी से डेवलप किए हैं तो हम किसी और के लिए कैसे लगा देंगे, 4-5 इलेक्ट्रॉन हो तो सबके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको क्या करने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। वो चीज हमने कंसीडर की नहीं है, हमने केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन मान के क्या इसका मॉडल, रेडियस या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, ये सब कुछ निकाला है। तो ये मॉडल केवल उसी के लिए वैलिड है जब क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो उसी चीज को घुमा फिरा के बोला गया है। नेक्स्ट है, इट कैनॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकाली हमने, तो उसको क्या माना है, पार्टिकल माना है। क्या माना है, काइनेटिक मैंने मतलब इसको माना है पार्टिकल, तो वेव नेचर तो कहीं माना नहीं है। ठीक है, तो ये किस चीज को वायलेट करता है, वेव नेचर को वायलेट करता है। तो लिखो, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो वायलेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। एंड आल्सो वायलेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ऐसा क्यों कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, वेव है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को ये क्या करता है, वायलेट करता है। इट वायलेट इट ऑल्सो वायलेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने तो बोला था वेव और पार्टिकल क्या है, दोनों है, बट ये वेव नेचर को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, वेव नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये कह सकते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को भी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इट ऑल्सो वायलेट। वायलेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक होता है फॉलो करना, किसी लॉ को फॉलो करना, और किसी लॉ को नहीं फॉलो कर रहा तो क्या बोलेंगे, वायलेट। ठीक है, इट ऑल्सो वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आ जाओ, टाइम पाया करो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों सब धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाए। देखो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का क्या कहलाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, या हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमेशा उसमें क्या रहेगा, अगर हम पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें मोमेंटम गलत पता चल जाएगा, मोमेंटम गलत पता करेंगे तो पोजीशन गलत पड़ जाएगी। तो हमने देखा क्या होता है हाइजेनबर्ग, ये आपके कोर्स में है नहीं, बस समझ लीजिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, एच अपॉन 4 पाई कि 2 पाई, 4 पाई। ठीक है,
ये आपकी पोजीशन है और ये आपका मोमेंटम है, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं वायलेट करता, क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, कोई बता सकता है? बताओ, करता तो नहीं है, क्यों नहीं करता है, बताइए। क्यों नहीं करता? हाँ 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 हाँ, मतलब देखो हमने बोहर मॉडल में रेडियस की कैलकुलेशन की, बोलो यस और नो, करी, आर नॉट निकाला, ठीक है। तो हमें उसकी पोजीशन पता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है, हमें वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी भी हमने निकाली, तो एमवी पता है, एमवी मतलब क्या होगा, मोमेंटम। तो हमें पोजीशन भी पता है और मोमेंटम भी पता है, और दोनों का देखो फिक्स फॉर्मूला आ रहा था ना, दोनों का क्या था, फिक्स फॉर्मूला आ रहा था। तो अब ये कैसे कर सकते हो, और ये तो कह रहे हैं, हाइजेनबर्ग कह रहे हैं कि पोजीशन और मोमेंटम साथ में कैलकुलेट नहीं कर, हमने तो दोनों को कैलकुलेट कर लिया, किसमें, बोहर के एटॉमिक मॉडल में। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि वॉयलेट करता है? वायलेट करता है। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें बोहर मॉडल में हमने आर नॉट निकाला, वी निकाला तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, तो एमवी करके क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो हमने तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ली, बट हाइजेनबर्ग साहब तो कह रहे थे इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इट ऑल्सो वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है? अच्छा एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है कि नहीं करता है? करता है। एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक्चुअल में तो करता है, बट यहाँ पे बोहर के एटॉमिक मॉडल में ये क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ड्रॉबैक हुआ, किसका, बोहर एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक है। लिखो, इट वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर लिखिए एक लाइन इसमें लिखिए, फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन, for any microscopic particle comma electron comma proton, we can't tell its position and momentum correctly। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। फिर इसमें लिखो, ये फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स लिखो, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी लिखिए, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन, जल्दी आओ, इन पोजीशन। डेल्टा पी लिखिए, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। बाकी आपको पता है कि लिखा दूं, जैसे बोहर्स मॉडल टेल अस अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर मॉडल टेल अस अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में रेडियस of electron, comma also tell us velocity of electron, Bohr model tell us about position of electron, bracket में radius of electron, comma also tell us about velocity of electron, so momentum of electron, bracket में mv is also known, आ जाओ, so momentum of electron, bracket में mv is also known। So this Bohr model violate Heisenberg uncertainty principle. So this Bohr model violates Heisenberg uncertainty principle। भाई हाइजेनबर्ग तो कहते हैं कि मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं की जा सकती, जो एक्चुअल फैक्ट है। हाइजेनबर्ग की बात क्या है, ट्रू है। कभी ये मत बोल देना कि ये दिया है तो कह दो कि नहीं ये वायलेट, ये गलत है। ये लॉ अपने आप में तो क्या है, सही है, लेकिन जो बोहर का मॉडल इस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्चुअल में ये लॉ करेक्ट है, ये मत सोचिएगा ये लॉ करेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन लिखिए, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए।
1 2 3 4 हो गए होंगे ना ड्रॉबैक में, 4 पॉइंट हो गए ना, 5वां लिखो। इट कैनॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग का मतलब अलग अलग हो जाना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग होती है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कुछ जानना नहीं है, केवल नाम जानना है बच्चों को, हो सकता है कि ऑप्शन वगैरह में कहीं पे दिया हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट। और जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। आ जाओ, जीमन केवल नाम जान लीजिए। स्पेक्ट्रल लाइन जब स्प्लिट होती हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जीमन इफेक्ट तो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत आप लोग को मैग्नेटोस्टैटिक में, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पर। आ जाओ जल्दी आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जीमन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोस्टेट मैग्नेटोस्टेट में आएगा तो एक एक लाइन में पढ़ा दूंगा, अभी इस लेवल पे आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। स्पेक्ट्रल लाइन अगर स्प्लिट हो रही हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। अच्छा, ये क्यों स्प्लिट हो रही है, इस बात को एक्सप्लेन बोहर साहब नहीं कर पाए, तो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इसी के साथ तुम लोग के एटॉमिक मॉडल खत्म होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब इसके आगे की चर्चा तुम लोग की केमिस्ट्री की है। जो तुम्हारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, एसपीडीएफ ना, पढ़ते हो ना आप लोग, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, याद है ना। हाँ, तो वो जो होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो आगे चीजों को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद का मॉडल क्या आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो वो केमिस्ट्री का पार्ट है, वो हमारा पार्ट यहाँ पे फिजिक्स का पार्ट खत्म होता है। ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक मॉडल्स खत्म हुए बच्चों। अब आपका बचा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एक टॉपिक और बचा इसमें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना, स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें हम लोग लाइंस पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारी कौन सी लाइन है, हाँ, लाइमन, बोहर, पाश्चन, पीफंड, ये सारी लाइनें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मॉडल पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम।